हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने कल एक नई सीरीज स्टार्ट किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस सीरीज में बेसिकली आपके जो बीएससी फाइनल ईयर के जो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट है और जो फिजिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स जो फाइनल सेमेस्टर में हैं जिनके सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स है वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यूनिट वाइज कैसे कैसे डिवाइडेशन है, उस हिसाब से अपन सिलेबस को मूव ऑन करेंगे। और आज के लेक्चर में अपन जो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप होगी और जैसे आगे आगे बढ़ते हुए अपन लेक्चर सीरीज को मूव ऑन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी देख सकते हो जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें जो यूनिट फर्स्ट है ये है इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप होगी, इवोल्यूशन कैसे हो क्वांटम मैकेनिक्स। इस यूनिट में आप सभी पढ़ोगे कि वेव फंक्शन क्या होता है और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कम्यूटेशन अलजेब्रास, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक हाइपोथेसिस क्या थी और बहुत सारी घटनाएं जिनके बारे में आप पढ़ोगे। ये फर्स्ट यूनिट होगी, ठीक है। तो सेकंड यूनिट अपनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक वेव फंक्शन होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो टाइप की होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसके बारे में अपन सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन एंड स्पेशल केसेस कि श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हुए अपन कई एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल में भी कई टाइप्स है, जैसे इन्फिनिट पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल डेप्थ पोटेंशियल हो गया। और इन्फिनिट पोटेंशियल में भी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वन डायमेंशन में भी, टू डायमेंशन में भी और थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में पोटेंशियल की जो एप्लीकेशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ये सब अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। और अपनी जो फोर्थ यूनिट है जो हाइड्रोजन एटम वाली है और इसमें अपन सबसे पहले वो भी जानेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जो टनलिंग इफेक्ट अपन पढ़ते हैं, अल्फा डीके वगैरह सब इस यूनिट में आएगा। और फोर्थ यूनिट में हाइड्रोजन एटम आप सभी समझते होंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सब इस हाइड्रोजन एटम के अंतर्गत आएगा। जीमन इफेक्ट क्या होता है और जीमन स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी लास्ट चैप्टर होगा, तो हम फोर्थ यूनिट के अंदर कवर करेंगे। यदि आप बुक प्रेफर करना चाहते हो कि बुक कौन सी प्रेफर करें तो उसके लिए मैं बताना चाहूँ कि आपके पास जो बीएससी लेवल के डिपेंडेंसी के अनुसार बताना चाहूँ तो जो एससी वर्मा की जो क्वांटम फिजिक्स की बुक है बीएससी में चलती है आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और सीबीएच पब्लिकेशन की एक बुक आती है, यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी से हो, सीबीएच में क्या है कि एक अच्छे से नोट्स टाइप में एक बुक प्रिपेयर की गई है कि आपको नोट्स यदि आपके पास नहीं है तो आप सीबीएस से आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर था। तो अपन एक बेसिकली अब टॉपिक पर आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई। तो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसा कि आप सभी को मालूम होगा सन 1600 की बात है, न्यूटन साहब थे। न्यूटन साहब ने फंडामेंटल लॉ दिया मैकेनिक्स को समझाने के लिए। मैकेनिक्स होती क्या कि फंडामेंटल लॉ सभी ने पढ़ा होगा, F is equal to m। ये फॉर्मूला किसने दिया था, गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया और इसके द्वारा उसने कंप्लीट मैकेनिक्स को डिस्क्राइब कर दिया। ये फॉर्मूला ही है बस, इस फॉर्मूले के द्वारा हम कंप्लीट मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे को पता चलता है। जैसे कोई पार्टिकल है कि जैसे हम उसको किसी वेलोसिटी से भेज रहे हैं तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है कि उसका मोमेंटम क्या हो सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम में क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या है, उसका इंपल्स क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन किस पावर से वो जो वस्तु है वो किसी पावर से वस्तु जनरेट कर रही है, ऑल इंफॉर्मेशन पार्टिकल के बारे में बताना ही क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। तो न्यूटन ने इस फॉर्मूले के द्वारा कंप्लीट मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया। देखो आप सभी को मालूम होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का टू टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई। जो सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है
इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की मोमेंटम और उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल एटसेट्रा क्वांटिटीज हम पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूटन ने जो पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बताया, इस इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन ओनली वन पार्टिकल के लिए वैलिड है। यदि कोई वन पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके लिए ये इक्वेशन क्या है, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वैलिड है। अब हमारे पास यदि एक घटना ले लेते हैं, आप सभी ने बचपन में कंचे खेले होंगे, इसमें बहुत सारे कंचों का गुच्छा लेता हूं और उनको एक साथ फेंका देता हूं, तो जब उनकी जो मोशन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में, बहुत सारे कंचे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो उस मोशन को कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम सभी जो एक पार्टिकल है, यदि एक पार्टिकल को मोशन कर रहा है, इसके लिए तो अपन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑल क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा। बट यदि बहुत सारे पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए हमारे पास उस मोशन को डिस्क्राइब करना कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन होगी पार्टिकल की, तो उसके लिए जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज को अपन ऐड नहीं कर सकते। हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ हमने वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, फोर वेक्टर का एडिशन पढ़ा है, बट बहुत सारे वेक्टर्स हो जाए तो उनका एडिशन कर पाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे मैनी बॉडी जो सिस्टम है, मैनी बॉडी पार्टिकल जो है, उनकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक नई मैकेनिक्स का जन्म होता है। उन पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए नई मैकेनिक्स का जन्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स दो साइंटिस्ट थे, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। उन्होंने ही इस मैकेनिक्स को दिया है। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो खोज करता है कौन है? लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन ने मैनी बॉडी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने किस क्वांटिटी का यूज किया होगा? हमारे को एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसने एनर्जी का यूज कर एनर्जी से ट्रीट कर उन्होंने मैनी बॉडी पार्टिकल जो है, मैनी बॉडी जो सिस्टम है, इसकी कंप्लीटली मोशन को डिस्क्राइब कर दिया। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन दो साइंटिस्ट थे, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। इन दोनों साइंटिस्टों ने मैनी बॉडी पार्टिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। फिर बात यह आती है कि इन्होंने जो यूज किया वो एनर्जी को यूज किया। तो आप सभी को मालूम है जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी का यूज करके इन्होंने मैनी बॉडी पार्टिकल सिस्टम को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो लैग्रांजियन क्या होता है एंड हैमिल्टोनियन क्या होता है? लैग्रांजियन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? लैग्रांजियन कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी T और पोटेंशियल एनर्जी P, इसका जो डिफरेंस होता है, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? लैग्रांजियन कहलाता है। और जो हैमिल्टोनियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? हैमिल्टोनियन कहलाती है। इन दोनों साइंटिस्टों ने इस इक्वेशन, लैग्रांजियन ने तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन दे ट्रीट किया और हैमिल्टोनियन ने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर मैनी बॉडी पार्टिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। फिर बात आगे बढ़ती है कि आगे क्या हुआ। फिर इन्होंने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर जो हैमिल्टोनियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्पेस का निर्माण किया। पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक स्पेस लिया जिसको अपन बोलते हैं ये मोमेंटम एंड पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस में उन्होंने किसी टाइम t पर इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब किया। तो ये पोजीशन एंड मोमेंटम जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है फेज स्पेस। कौन सा स्पेस बोला जाता है? फेज स्पेस बोला जाता है। और इस फेज स्पेस में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है, जैसे पार्टिकल ये है कि इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को बोला जाता है फेज ट्रेजेक्टरी। फेज ट्रेजेक्टरी बोला जाता है जिस पाथ को पार्टिकल फॉलो करता है।
तो हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर हमने इस घटना को देखा और इन्होंने मैनी बॉडी पार्टिकल सिस्टम को एक्सप्लेन किया। फिर बाद में हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइट को कंसीडर किया और उन्होंने लाइट के बारे में सोचा कि लाइट जो होती है वो कैसे मूव करती है और लाइट के पास क्या क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए हम लाइट के बारे में अब सभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साइंटिस्टों ने लाइट को कंसीडर किया कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सभी लाइट के बारे में जानते होंगे, आप सभी ने 10th या 12th या बीएससी में पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो अपन डिस्कस कर रहे थे लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में अपन जानते हैं। लाइट बेसिकली क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे को क्या करती है, वस्तु को देखने में मदद करती है। जैसे कोई लाइट को रेडिएशन हमारी जब आंख की रेटिना पर गिरती है तो हम कई डिफरेंट वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि वो जो रेडिएशन है यदि विजिबल रीजन में लाई करे तो ही हम वस्तु को देख पाते हैं, अनदर हमारे को वस्तु दिखाई नहीं देती। तो लाइट के बारे में हमारे जो साइंटिस्टों की जो धारणाएं थी अलग अलग थी। तो सबसे पहले लाइट के बारे में कमेंट करने वाले कौन थे, न्यूटन साहब थे। तो न्यूटन साहब ने एक सिद्धांत दिया, न्यूटन ने एक थ्योरी दी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कणिका का सिद्धांत। न्यूटन कणिका का सिद्धांत, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, न्यूटन साहब ने बताया कि कोई जैसे लाइट है तो उसकी वेवलेंथ, जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो पार्टिकल है उसका साइज भी बढ़ता जाता है। जैसे इसको देख सकते हैं हम, जैसे लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, जो पार्टिकल है इसका साइज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसने बताया कि इस थ्योरी को उन्होंने, इस थ्योरी के द्वारा दो घटनाओं को, प्रकाश की जो दो घटनाएं हैं उनको इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। कौन कौन सी है बेटा? फर्स्ट घटना है दोस्तों वो है, एक तो फर्स्ट घटना रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड घटना है रिफ्रैक्शन। न्यूटन साहब ने दो घटनाओं को इस थ्योरी के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर लाइट के बारे में और भी तक जो भी साइंटिस्ट थे, जैसे हाइगन्स था, उन्होंने वेव थ्योरी दिया। तो जैसे जैसे लाइट के बारे में और साइंटिस्ट आते गए उन्होंने लाइट के बारे में और बातें बताती। तो जो वेव नेचर ऑफ लाइट है कि कणिकाओं का सिद्धांत के बाद में तरंगिकाओं का सिद्धांत हाइगन्स ने दिया था, तो उसने लाइट के बारे में कुछ बातें बताई। तो लाइट है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कैसी वेव होती है? लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, यदि वो मूव कर रही है तो उसको मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मीडियम का उन्होंने बारे में सोचा, एक परिकल्पना की उन्होंने। उस मीडियम को नाम दिया था ईथर मीडियम। ईथर मीडियम क्या होता है? जैसे हमारा जो संसार है उसमें जो दिख रहा है, जो स्पेस, खाली स्पेस है, परिकल्पना कर लेगी कि एक मीडियम है, जिस मीडियम को नाम ईथर मीडियम दिया गया है, जिसमें लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट किसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसको मूव करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ईथर मीडियम। ठीक, तो ये हमारे हाइगन्स साहब ने बताया ये सब चीजें। फिर उसके बाद में क्या हुआ, और इसको ऑब्जर्व कर हमने कुछ घटनाओं को एक्सप्लेनेशन किया जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थे, लाइट के कुछ फिनोमेना थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लाइट था, जो ईथर मीडियम की हमने परिकल्पना की थी, उस समय के साइंटिस्टों ने परिकल्पना की थी, इसको गलत साबित किया माइकलसन इंटरफेरोमेट्री कॉन्सेप्ट। बाद में माइकलसन वैज्ञानिक थे, उसने माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, माइकलसन इंटरफेरोमेट्री। तो जब उसने उसको एक्सपेरिमेंट को जब उसने ऑब्जर्व किया, रिजल्ट देखा, तो उसने बताया कि लाइट को जो ईथर मीडियम है, इस ईथर मीडियम जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, लाइट ऐसे भी मूव कर सकती है। फिर बात यह है, फिर जो मैक्सवेल की एंट्री थी, मैक्सवेल साहब जिसने फोर्थ इक्वेशन दी, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, और मैक्सवेल ने लाइट को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने लाइट को क्या नाम दिया? मैक्सवेल की एंट्री होती है और मैक्सवेल ने लाइट का नाम दिया, लेकिन लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। तो इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या कंडीशन है पता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, अपने साथ क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। और इसका जो इसको मूव करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। तो ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आराम से फ्री स्पेस में घूम सकता है, फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। और इसके साथ ये एनर्जी कैरी करता है और इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर होती है। तो मैक्सवेल ने जब इस लाइट के बारे में ऐसी चीजें बताई तो इसके द्वारा हमने लाइट के कई फिनोमेना को एक्सप्लेनेशन कर पाए। इसमें से ये तो था रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा इंटरफेरेंस, फोर्थ डिफ्रैक्शन, फाइव पोलराइजेशन। ये कंप्लीटली लाइट की जो घटनाएं हैं इनको एक्सप्लेन कर दिया गया है मैक्सवेल थ्योरी के द्वारा। फिर कुछ फिनोमेना ये समय आते आते हमारे पास 90s के अप्रोक्स हम समय आ गया था। फिर साइंटिस्टों ने कुछ घटनाएं हमारे को ऑब्जर्व हुई हमारे इस नेचर में। ये सब जो नेचर है वेव नेचर के द्वारा इस घटनाओं को, लाइट का जो वेव नेचर है इसके द्वारा हम इन घटनाओं को क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए लाइट के वेव नेचर के द्वारा। फिर हमारे इस संसार में कुछ घटनाएं क्या हुई, फिर हमारे इस वर्ल्ड में कुछ घटनाएं और ऑब्जर्व किया गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पैर प्रोडक्शन, ब्लैक बॉडी। इन सभी घटनाओं को इसके द्वारा जब देखा गया, जब लाइट की इस नेचर के द्वारा जब एक्सप्लेन किया गया वो हम नहीं कर पाए। फिर यहाँ एंट्री होती है भाई प्लांक की। फिर यहाँ से डेवलप होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि जब ये घटनाएं जब लाइट की मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसके द्वारा एक्सप्लेन कर पा रहे थे, फिर हमारे इस वर्ल्ड में कुछ घटनाएं और ऑब्जर्व हुई। मैं सभी को बताऊं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फाउंटेन इफेक्ट एंड पैर प्रोडक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन सब घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए वेव जो नेचर ऑफ पार्टिकल है ये फेल हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा पैर प्रोडक्शन, फोर्थ ब्लैक बॉडी, फिफ्थ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। इन घटनाओं को अपन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एंट्री होती है बाई प्लांक। प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दिया। प्लांक ने क्या दिया दोस्तों, प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दिया, जिस हाइपोथेसिस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लांक की हाइपोथेसिस क्या थी, प्लांक की हाइपोथेसिस थी कि प्लांक ने क्या किया कि कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को किसी टेम्परेचर टी पर जब इस मटेरियल को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस मटेरियल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बिटवीन वाइब्रेशंस होने लगती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं, जब जो मोशंस होती है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और जो फिर रेडिएशन है, जो विकिरण है, वो कॉन्टिन्यूस ना होकर वो स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ये हमें इसने बताया, प्लांक ने बताया। क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकली हम जानते हैं कि जो एनर्जी इमिट होती है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। बट जो प्लांक साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया जब किसी ब्लैक बॉडी मटेरियल होता है, जब इसको किसी टेम्परेचर टी पर गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो अब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिसके कारण एक रेडिएशन इमिट करते हैं। उस रेडिएशन जो होती है, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूस ना होकर स्मॉल एनर्जी और पैकेट्स के फॉर्म में होती है। और इन पैकेट्स को प्लांक ने क्या नाम दिया, क्वांटा। और इस क्वांटा वर्ड से ही डेवलप होगी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वांटम वर्ड से क्या डेवलप हुई क्वांटम मैकेनिक्स। इस प्लांक की हाइपोथेसिस दिया था, प्लांक ने केवल परिकल्पना की थी, इसके द्वारा पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब हो सके। तो प्लांक की हाइपोथेसिस थी, प्लांक ने इस
जो एमिट रेडिएशन हुई है इसकी एनर्जी क्या बताया, जो ये रेडिएशन ये टुकड़ों के फॉर्म में होती है, बंडलों के फॉर्म में होती है, स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने सिड्डी, आप सभी ने देखा होगा आपके घरों में, सिड्डी ने सभी देखा होगा। अब इस सिड्डी में अपन यदि एनर्जी की बात करें, यदि आप सिड्डी में पैर रखोगे तो एक पैर यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर रखोगे तो आप नीचे चले जाओगे, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अलाउड है कि आप ये एच न्यू एनर्जी लिख सकते हो, फिर इधर आप 2h न्यू एनर्जी, फिर इधर 3h न्यू एनर्जी, फिर इधर 4h न्यू एनर्जी, यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अलाउड है। यदि आप रखो 1.5h तो ये अलाउड नहीं है कि कुछ स्मॉल एनर्जी की जो पैकेट्स है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इसमें अलाउ होगी कुछ पैकेट्स के फॉर्म में। और जो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जैसे आपने रेलिंग देखा होगा, बिल्कुल ही सिटी नहीं बिल्कुल भरा हुआ होता है कंप्लीटली, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, उसमें ऑल वैल्यूज अलाउड है। तो ये प्लान साहब ने इस हाइपोथेसिस के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। फिर अपन क्वांटम मैकेनिक्स में एक पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी, आपके सिलेबस में है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं ब्लैक बॉडी के बारे में। तो न्यू टॉपिक हमारा है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को सुनकर हमारे को लग रहा है कि कोई काली वस्तु ना, ब्लैक बॉडी का मतलब कोई काली वस्तु नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी वस्तु जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सके और ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को इमिट भी कर सके। एक आइडियल ब्लैक बॉडी की खासियत होती है कि वो ऑल रेडिएशन को इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जो ऑल टाइप रेडिएशन, जैसे कितनी रेडिएशन है हमारे वर्ल्ड में 7 रेडिएशंस है, तो उसके बारे में देखते हैं अपन कि आप सभी को मालूम होगा गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन है, इसका आपको पता होगा कि जो 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी जो वेवलेंथ होती है 8000 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स होती है। इस विजिबल रीजन में हमारे को क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है। तो ब्लैक बॉडी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया ब्लैक बॉडी के बारे में। तो ये जो टॉपिक अपन कल देखते हैं, आज यही कवर करते हैं। फिर